नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस एक सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो पार्ट 7 हम लोग देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 to 6 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 251 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप वो सब नहीं देखें तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। जैसे कि पार्ट 1 में देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। इसमें 51 क्वेश्चंस में हमने लिया था। इसमें मोदी कैबिनेट, जो इस बार मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें मोदी कैबिनेट का फुल डिटेल्स, फिर कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर इस बार कितने वीमेन एमपी बने हैं, कितने मुस्लिम एमपी बने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग पढ़कर समझ सकें कि पार्ट 1 कितना इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 भी देख सकते हैं, एनएसए कौन बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने, G7 समिट के बारे में, और इसके अलावा हमारे आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, फिर ये देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस तरीके से पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, फिर नेटो, G20, ब्रिक्स, ये सब के बारे में आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्ट 4 आप देखिए, इसमें 39 क्वेश्चंस हमने कवर किया था और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पार्ट 5 देखिए, इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। ये हैं पार्ट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारा आप एक नज़र जरूर मार लीजिएगा और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। आज हम लोग पार्ट 7 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 to 6 जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, वो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज चलते हैं हम लोग पार्ट 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 252। क्वेश्चन नंबर 252, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, इस योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड में। 252 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, ये एक वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। 1000 रुपया पर महीने का किनको दिया जाएगा? मैरिड वीमेन को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। अगर उनकी एज 25 साल से लेकर 50 साल के बीच में है और वो झारखंड की हैं और वो इकोनॉमिकली वीक है, मतलब वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा अगर वो मैरिड है और 25 से 50 के बीच में है। तो इस वित्तीय सहायता से होगा क्या कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको ज़रूरत की सामान खरीदने में काफ़ी आसान हो जाएगा और इससे उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाएगी। 253, हाल ही में किस मुस्लिम बाहुल्य देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया तथा ईद की ईदी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया? वो कौन सा मुस्लिम बाहुल्य देश है? तो वो है तजिकिस्तान, जिसने हिजाब पर भी बैन लगा दिया और साथ ही साथ ईद जब आती है तो उसमें ईदी लेने का जो प्रथा होता है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पे 96% जो आबादी है वो इस्लाम को फॉलो करती है। तो उस देश ने हिजाब जो महिलाएं पहनती है उस पे उन्होंने बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते हैं अपने देश को एक सेक्युलर देश के रूप में। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हिजाब है ये एक एलियन गारमेंट है, मतलब ये हमारा पोशाक नहीं है, बाहर से आया है ये पोशाक। साथ ही साथ जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उस पर बहुत फाइन लगाने का भी ऑर्डर निकला है। अगर उस फाइन को इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग लाखों रुपए का फाइन हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ईदी पर भी बैन लगाया। अक्सर जब ईद आता है तो बच्चे अपने से बड़ों लोगों से ईदी मांगते हैं, तो उस प्रथा पर भी बैन लगा दिया गया है। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है तजिकिस्तान, तो वो कई सारे ऐसे मेजर्स ले रहे हैं, कई सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि उनके देश को एक सेक्युलर देश प्रूव करने में काम आ जाए। तजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो हैं इमोमली रहमोन। आइए देखते हैं 254, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ कौन बने हैं आर्मी स्टाफ के, मतलब चीफ ऑफ द वाइस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी 254 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं ये फिलहाल हैं वाइस चीफ, लेकिन 30 जून को ये बन जाएंगे इंडियन आर्मी के चीफ बन जाएंगे, क्योंकि 30 जून को मनोज पांडे जी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी बन जाएंगे इंडियन आर्मी के चीफ और वाइस चीफ बन जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो है ये सक्सीड करेंगे उपेंद्र द्विवेदी को, क्योंकि ये अभी वाइस चीफ हैं, ये बन जाएंगे चीफ 30 जून को। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं 255, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहताब जी। 255 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो अपॉइंट करते हैं ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको। तो जो 7 बार के लोकसभा के एमपी हैं कटक उड़ीसा से, इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब, जो कि फिलहाल बीजेपी पार्टी में है। इसके पहले ये बीजेडी पार्टी में थे, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जिनके लीडर हैं, बट ये इस बार बीजेपी में आ गए हैं। तो ये कटक उड़ीसा से एमपी है और लगातार 7 बार से एमपी हैं। तो उनको अपॉइंट किया गया है प्रोटेम स्पीकर, ये जो 18वीं लोकसभा इस बार जो गठित हुई है। तो ये जो वर्ड जो है प्रोटेम, ये संविधान में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मेंशन कहाँ है? तो इसका मेंशन है हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कैसे कैसे क्या क्या होता है उसके लिए जो एक हैंडबुक है, मतलब खुद से लिखा हुआ एक कानून है, उसमें ये सारा जिक्र है। तो उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है कि आपको प्रोटेम स्पीकर कैसे अपॉइंट करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो अगर आर्टिकल 94 देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अनुसार ये है कि स्पीकर जो भी होंगे उनको, मतलब जो भी लोकसभा के स्पीकर होंगे उनको रिज़ाइन करना होगा। जैसे ही नई लोकसभा गठित जो होगी उसकी जो पहली सीटिंग होगी उसके पहले ही जो पुराने स्पीकर हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी 18वां लोकसभा बना है, तो जो 17वां लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला जी, इनको रिज़ाइन करना होगा जैसे ही 18वीं लोकसभा की पहली मीटिंग होगी। तो पहली मीटिंग होगी 24 जून 2024 को, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ये 2 हटा दीजिएगा, 24 जून 2024 को पहली मीटिंग होगी, उसके पहले आपको रिज़ाइन करना है, मतलब ओम बिरला जी को रिज़ाइन करना है। इसका मतलब जब 18वीं लोकसभा बैठेगी तो उस समय कोई स्पीकर ही नहीं होगा, तो क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके होंगे, तो वहाँ पे ये प्रोटेम स्पीकर का रोल आता है बीच में। तो इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? इनका काम होता है कि जो भी नए मेंबर मतलब आए हैं, इस बार एमपी बने हैं, उनको शपथ दिलवाना है, सारे के सारे नए मेंबर्स को लोकसभा में शपथ दिलवाना है। इसके साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर का ये भी काम होता है कि नए स्पीकर के चुनाव के समय ये स्पीकर की भूमिका निभाएं, और साथ ही साथ जो डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा उसमें इनको सहयोग देना है, मतलब उस समय इनको स्पीकर का भूमिका निभाना है जब तक नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने ना जाएं। जैसे ही नए स्पीकर जो चुने जाएंगे और जो डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे वो अपना ऑफिस ग्रहण कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो प्रोटेम स्पीकर हैं इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मतलब इनका कार्यकाल तब तक है जब तक आप शपथ ना दिलवा दें नए मेंबर्स को, और साथ ही साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना चुने जाएं, तब तक इनका रोल है। उसके बाद इनका रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं 256, तेमस पोंगटे ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। तो अरुणाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो उसमें क्या है, ये वहाँ पे चुने गए हैं विधानसभा के अध्यक्ष। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन इस बार बने हैं? तो ये बने हैं पेमा खांडू जी। ये सब हालांकि मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे देखते हैं 257, अयाना पात्रुडू ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू जी, वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष, कौन बने हैं? अयाना पात्रुडू, आंध्र प्रदेश के। 258, सुरमा पाढ़ी ये किस राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी, ये बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं 259,
मिंगमा नोरबू शेरपा ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष। 259 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रेम सिंह तमांग। हालांकि ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन बहुमत में आया है, सारा पार्ट 1 में कवर है। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर जाकर देखिए। 260 हाल ही में निम्न में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया है? तो वो कौन सा देश है जो कि घरेलू एयरलाइन मार्केट के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो वो है इंडिया बन गया है। 260 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इंडोनेशिया और ब्राज़ील को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है घरेलू मार्केट के मामले में। तो इंडिया जो है पिछले एक दशक में ये जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है, मतलब घरेलू जो एयरलाइन मार्केट है, उसमें बहुत ही अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है। और अप्रैल 2024 तक डोमेस्टिक एयरलाइंस के मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। और अगर पिछले 10 साल पीछे की बात करें तो 10 साल पहले मतलब 2014 में इंडिया 5वां बड़ा मार्केट था, अब बन गया है तीसरा बड़ा मार्केट। तो ये जो डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी के मामले में जो उछाल आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल 2014 में कितना था, 7.9 मिलियन था कैपेसिटी, जो कि अप्रैल 2024 में कितना हो गया है, 15.5 मिलियन हो गया कैपेसिटी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आगे देखते हैं गवर्नमेंट के अनुसार जो एयरपोर्ट्स का नंबर था वो देखिए कितना था, पिछले 10 सालों में कितना बढ़ा है। उस समय था 74, अभी हो गया 157, मतलब दुगना से भी ज़्यादा एयरपोर्ट बना है। आगे देखते हैं 261 अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वो पुस्तक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो ये लिखा गया है अल्पना किल्लावाला के द्वारा। तो 261 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले जो पार्ट 1 to 6 है उसको ज़रूर देखिए, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। 251 क्वेश्चंस उसमें कवर है। आगे देखते हैं 262 T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? लगातार इन्होंने 2 बार हैट्रिक लिया है और इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में ही 2 बार हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। 262 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पैट कमिंस है, इन्होंने 23 जून को इतिहास रच दिया। ये लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ले लिया T20 वर्ल्ड कप में। तो एक मैच था इनका बांग्लादेश के साथ जिसमें इन्होंने हैट्रिक लिया और दूसरा था अफगानिस्तान के साथ, इन दोनों के साथ इन्होंने हैट्रिक लिया है विकेट। 263 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। 263 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ कहाँ था? ये गुजरात की जो कैपिटल सिटी है गांधीनगर, वहाँ पे ये कंपटीशन हुआ था। तो दिव्या देशमुख जो है वो चौथी इंडियन बन गई हैं फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली। इसके पहले जो 3 थे वो थे कोन्नेरू हम्पी, हरिका ड्रोनावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन। ये तीनों इनके पहले जीत चुकी हैं और ये जो है देशमुख है, दिव्या देशमुख, ये चौथी प्लेयर बनी है। आगे देखते हैं 264 निम्न में से किस राज्य में वहाँ के उच्च न्यायालय द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है? तो वो देश है, वो राज्य है बिहार। बिहार के जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस कानून को, बिहार का जो कानून था 65% आरक्षण कानून, इसको रद्द कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। हालांकि ये कानून आया था नवंबर 2023 में। इस कानून के अनुसार क्या था? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति और अति पिछड़ा जो जाति है अदर बैकवर्ड क्लास, इनके लिए और साथ ही साथ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इनके लिए जो रिजर्वेशन कोटा था 50%, उससे बढ़ाकर इन्होंने कर दिया था 65%। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें। हालांकि इसके अलावा 10% कोटा जो सेंटर लेकर आई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो जनरल समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए 10% कोटा लाया गया था। तो 65% ये और 10% ये, तो टोटल कितना हो गया था? 75% हो गया था बिहार का कोटा। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया है। तो अब वहाँ के पॉलिटिशियंस का डिमांड है कि क्यों ना आप इसको 9th शेड्यूल में डाल दें संविधान के, क्योंकि 9th शेड्यूल में अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट लॉ है,
तो उसका मतलब है कि अब उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि आगे देखते हैं इस बारे में क्या कहना है। हालांकि जो ऑफिशियल बयान है बिहार सरकार का, उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मतलब ये जो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है हमारे कोटे को, इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 265 हाल ही में जारी हुई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 63। 265 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया का रैंक है 63 किसमें? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि भाई एनर्जी इक्विटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के मामले में इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। अब अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन पहले पे है, डेनमार्क दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पे है। अगर अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो वो 20वें नंबर पे है और हम लोग कितने पे है? 63वें नंबर पे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। आगे देखते हैं 266 वधावन बंदरगाह, इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र में। 266 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 267 हेमित से चू महोत्सव, ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, हेमिस से चू महोत्सव। तो 267 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 268 निम्न में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बनी है? तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इसको पछाड़ कर अब बन गई है दुनिया की जो सबसे कीमती कंपनी, वो बन गई है एनवीडिया कंपनी। ये बेसिकली एक सेमी कंडक्टर कंपनी है, सेमी कंडक्टर कंपनी है ये। तो ये अब सबको पछाड़कर दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई है और इनका जो अभी मार्केट वैल्यू है वो कितना है? 3.2 ट्रिलियन डॉलर है इसका मार्केट वैल्यू। तो इसको ध्यान रखिएगा। 269 देखते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? चूंकि ये पिछले लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स है तो ये क्वेश्चन भी कवर करना है। तो अब अगले कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखेंगे। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 269 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में हुआ था। ये 13वां एडिशन था और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार टाइटल को जीता था। तो ये पहला ऐसा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था जो कि पूरा का पूरा इंडिया ने अकेले होस्ट किया था। इसके पहले जब भी इंडिया होस्ट करता था तो इंडिया और श्रीलंका या और 1-2 देश मिलकर होस्ट करते थे, बट इस बार इंडिया ने अकेले पूरे टूर्नामेंट को होस्ट किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन भी बनाया गया था विराट कोहली के द्वारा 765 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया था मोहम्मद शामी के द्वारा 24 विकेट। और फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे ट्रेविस हेड। 270 आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा? तो ये भी रहा था ऑस्ट्रेलिया। 270 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब अंडर 19 में भी ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहा। तो ये 15वां एडिशन था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में यहाँ भी इंडिया को हराया था और ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे वेना मफाका जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। 271 रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया था मुंबई के द्वारा। 271 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2023 और 24 का जो रणजी ट्रॉफी था ये 89 सीजन था रणजी ट्रॉफी का। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे तनुष कोटियान जो कि मुंबई के थे। सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था रिक्की भुई के द्वारा जो कि आंध्रा के प्लेयर है, 902 रन इन्होंने बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेटें ली गई थी आर साई किशोर के द्वारा जो कि तमिलनाडु के प्लेयर है और इन्होंने 53 विकेटें ली थी। 272 विराट कोहली ने अपना 50वां एक दिवसीय शतक किस देश के खिलाफ लगाया? तो इन्होंने लगाया था वर्ल्ड कप में ही लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। 272 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 73 आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया था विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मतलब किस खिलाड़ी को मिला? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड तो ये मिला था सूर्य कुमार यादव को। वनडे का मिला विराट कोहली को और T20 का मिला सूर्य कुमार यादव को। 274 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 275 पोली उमरीगर पुरस्कार 2023 ये किसे मिला? तो ये मिला था शुभमन गिल को पुरुषों में। अगर फीमेल्स में बात करें तो ये मिला था दीप्ति शर्मा को। 276 2023-24 का
नागेश ट्रॉफी किसने जीता? तो नागेश ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट का ही ट्रॉफी है और ये ब्लाइंड लोगों का जो क्रिकेट होता है उसको कहा जाता है नागेश ट्रॉफी। मतलब ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट होता है तो उसमें एक ट्रॉफी है नागेश ट्रॉफी। तो वो जीता गया था किसके द्वारा? ये जीता गया था कर्नाटका के द्वारा। 276 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 277 संतोष ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो ये बेसिकली फुटबॉल में ये ट्रॉफी होता है। तो ये इस बार जीता गया सर्विसेज की टीम के द्वारा। इन्होंने गोवा की टीम को हराया। 277 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सर्विसेज की जो फुटबॉल टीम है इन्होंने गोवा को 0-1 से हराया और ये 77वां नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था संतोष ट्रॉफी का, जो कि गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ। 278 किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो महिला खिलाड़ी है एटना बोनमार्टी। 278 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे मेल खिलाड़ी पूछा जाए तो वो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को मिला है फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मेल 2023। 279 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। 279 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली सातों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ये खेल आयोजित किए गए थे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा मेडल टैली में। टोटल इन्होंने 71 मेडल जीता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, जिसमें 32 गोल्ड था, 18 सिल्वर था और 21 ब्रॉन्ज था। दूसरे नंबर पे रहा LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने 42 मेडल्स जीते, जिसमें 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। मैस्कोट जो था इस बार के खेलों का वो था अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है। 280 हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? तो दोहा डायमंड लीग में ये गोल्ड नहीं जीत पाए, ये सिल्वर मेडल जीते। 280 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है नीरज चोपड़ा जी, ये दूसरे नंबर पे इन्होंने ख़त्म किया दोहा डायमंड लीग में। इनका जो बेस्ट एफर्ट था वो था 88.36 मीटर, जो कि थोड़ा सा पीछे रह गया जैकूब वेडलेक से, जो कि चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। इनका था 88.38 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कितना शॉर्ट डिस्टेंस से ये पीछे रह गए। और तीसरे नंबर पे रहे जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है एंडरसन पीटर्स, ये तीसरे नंबर पे रहे। इनका था 86.62 मीटर इनका जो अटेम्प्ट था उसमें। तो इसके पहले नीरज चोपड़ा 2023 का दोहा डायमंड लीग जीते थे और उस समय इनका थ्रो था 88.67 मीटर और ये आगे थे जैकूब वेडलेक से, जो इस बार टॉप किए हैं। वो उस टाइम दूसरे नंबर पे थे, उस समय इनका था 88.63 और ये जो पीटर्स एंडरसन पीटर्स ये उस समय भी तीसरे नंबर पर ही थे। 281 फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 281 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ओलंपिक चैंपियन जो नीरज चोपड़ा हैं वो मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में फेडरेशन कप में ये गोल्ड मेडल जीते और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 82.27 मीटर और ये फेडरेशन कप हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके पहले जब ये आखिरी बार डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे 17 मार्च 2021 को, उस समय भी ये गोल्ड मेडल ही जीते थे और ये सेम इवेंट था, फेडरेशन कप ही था और उस समय इनका बेस्ट था 87.80 मीटर। हालांकि आज तक नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के मार्क को नहीं छुआ है। इनका जो पर्सनल बेस्ट और नेशनल रिकॉर्ड है वो है 89.94 मीटर। 282 हाल ही में किस भारतीय महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी ने वर्ल्ड वीमेंस सिंगल्स की टॉप 25 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है टॉप 25 की रैंकिंग में जगह बनाना। तो वो है मनिका बत्रा। तो 282 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 283 भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। 283 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 284 एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो पहली भारतीय बनी है सृष्टि खांडागले। 284 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है विमेंस इंडिविजुअल एज ग्रुप कैटेगरी में और ये छठा एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप था, जो कि हांगकांग चाइना में हुआ था। हालांकि इसमें से मेडल जीतने से इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि ये जिसमें कम्पीट कर रही थी वो एक एज ग्रुप इवेंट था। इस बार पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में, पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था। 285 वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबानी कौन सा शहर को चुना गया उसकी मेजबानी के लिए? तो ये चुना गया है बीजिंग शहर को, जो कि चाइना में है। 285 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 286 हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो महाराष्ट्र जीत गया राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब। 286 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 287
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत कुल 9 पदक जीता था, जिसमें 4 था सिल्वर और 5 था ब्रॉन्ज मेडल। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था बिश्केक में। बिश्केक जो कि किर्गिस्तान में है, बिश्केक, यहीं पे ये आयोजित हुआ था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, जिसमें इंडिया ने 9 मेडल्स जीते, 4 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। 288 शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें इंडिया ने 8 मेडल्स जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल हो गए 8 मेडल्स, और ये हुआ था शंघाई चाइना में। शंघाई चाइना में यह हुआ था, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024। 289 सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024, इसको किस देश ने जीता? तो ये इस बार जीता गया जापान के द्वारा, उन्होंने पाकिस्तान को हराया। 289 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है, ये बेसिकली हॉकी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है एशिया में। तो जापान अपना पहला सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता, पाकिस्तान को हराकर 4-1 से। पेनल्टी शूटआउट फाइनल में हुआ था, उसमें इन्होंने हराया था पाकिस्तान को। तो फाइनल कहाँ खेला गया था? अजलान शाह स्टेडियम, जो कि इपो मलेशिया में है। 11 मई 2024 को खेला गया था। इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट की थी, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, और जो होस्ट कर रहा था मलेशिया, उसने पार्टिसिपेट किया था 2024 के इवेंट में। इंडिया जो है वो अभी 6ठे रैंक पे है दुनिया में। नीदरलैंड टीम जो है वो पहले पे है, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे इंग्लैंड और 6ठे पे इंडिया है। इंडिया 5 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को। 1985 में, 1991 में, 1995 में, 2009 में और 2010 में। ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम है, जो कि 10 बार इस ट्रॉफी को जीत चुकी है। इंडिया दूसरा जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो है, 5 टाइटल जीता है। पाकिस्तान 3 टाइटल्स जीता है। 290 प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के जो विजेता बने हैं वो है पुनेरी पल्टन्स। 290 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जीएमसी बाल योगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि हैदराबाद में, वहाँ पे हुआ था। पुनेरी पल्टन इस बार पहली बार विजेता बनी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे असलम इनामदार, जो कि पुनेरी पल्टन टीम से ही थे। अब इसके आगे देखते हैं 291 हाल ही में विलियम लाई चिंग ते, ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? तो ये ताइवान देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। 291 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 292 देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आगे के जो 10 क्वेश्चंस है वो हम लोग इंडेक्सेस के बारे में देखेंगे कि अलग अलग जो इंडेक्सेस है उसमें इंडिया की क्या स्थिति है और दुनिया भर के देशों की क्या स्थिति है। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 5 मेन इंडेक्स है जो अभी इसी मंथ रिलीज़ हुए हैं, इसको मैं पहले के वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो पहले के वीडियोज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को देखना है तो ज़रूर देखिएगा उसको। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। ये पांचों पहले के वीडियोस में कवर किया जा चुका है। आज हम लोग इसके आगे जो 10 और बचा हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। 292 हाल ही में जारी हुई प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 159। 292 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी रिपोर्ट आपके सामने रहे तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि उस रिपोर्ट के बारे में पहले ये जानना है उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है, हमारे पड़ोसियों का क्या है, पहले पे कौन है, लास्ट पे कौन है, इतना ज़रूर जानिएगा। तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक फ्रेंच की एक इंस्टीट्यूट है, इसीलिए इसको फ्रेंच में लिखा जाता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, इसीलिए शॉर्ट में हो जाता है आरएसएफ। तो ये क्रूशियल टूल है ये जानने के लिए कि किसी देश में वहाँ की मीडिया की क्या स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं 180 देशों की रैंकिंग में हमारी रैंकिंग है 159, तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में मीडिया की स्थिति ठीक नहीं है। इस रैंकिंग के हिसाब से ये जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके हिसाब से इंडिया का रैंक पिछली बार था 161, इस बार है 159। अब इंडिया जो है किन किन देशों से पीछे है आप देख सकते हैं। टर्की, इसकी मीडिया से भी हमारी मीडिया पीछे है ना स्वतंत्रता के मामले में। पाकिस्तान की मीडिया भी हमसे ज़्यादा फ्रीडम मतलब एंजॉय करती है। श्रीलंका 150, ये भी ज़्यादा अच्छी है
अगर इस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो। अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की बातें करें तो टॉप 5 में है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड। अब अगर बात करें कि सबसे खराब स्थिति कहाँ पे है मीडिया की, वर्स्ट प्रेस फ्रीडम कंट्री कौन है, तो इरिट्रिया जहाँ पे 180 रैंक है, सीरिया 179, अफगानिस्तान 178। तो ये सारे आंकड़े आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 293 हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 41, 293 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसमें इंडिया को कहा गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी, मतलब आपकी जो डेमोक्रेसी है वो फुल डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें क्या है कि मतलब प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं। अब देखिए टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन और पांचवें पे फिनलैंड। अब चूंकि ये टॉप 5 कंट्री है तो आप समझ सकते हैं कि ये फुल डेमोक्रेसी इनको कहा गया। अब हमें कहा गया फ्लॉड डेमोक्रेसी, तो हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका उसका रैंक है 70, ये भी फ्लॉड डेमोक्रेसी में है। भूटान जो है उसको हाइब्रिड में रखा गया है, ठीक है। तो कितने तरह का है इसमें, एक तो है फुल डेमोक्रेसी, एक है फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक है हाइब्रिड और चौथा हो जाता है ऑथोरिटेरियन। तो भूटान को रखा गया हाइब्रिड में, नेपाल 98 ये भी हाइब्रिड में, बांग्लादेश 75 ये भी हाइब्रिड में, पाकिस्तान 118 118 जो कि पहले हाइब्रिड हुआ करता था, इस बार इसको डाल दिया गया ऑथोरिटेरियन में, मतलब एक तरह से तानाशाही चल रहा है वहाँ पे। अफगानिस्तान 167 ऑब्वियसली सबसे नीचे है और ये एक तानाशाही सरकार ही है इस रिपोर्ट के अनुसार। 294 हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, मतलब विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है उसमें क्या है, तो उसमें इंडिया की रैंक है 126, 294 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 143 इंडिया को रैंक मिला है 126, तो आप समझ सकते हैं इसमें भी हमारी स्थिति बेहद खराब है। इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री है जहाँ पे बिल्कुल भी खुशहाली नहीं, इसका रैंक है 143। अब इंडिया के नेबर्स की अगर देखें जहाँ पे कंट्रोवर्सी बेसिकली आती है कि चाइना तो चलो फिर भी मान ले कि 60वें नंबर पे हमसे खुशहाल है, नेपाल 93 हमसे खुशहाल है, पाकिस्तान जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है वो भी हमसे ज़्यादा खुशहाल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। म्यांमार भी हमसे ज़्यादा खुशहाल है, बांग्लादेश जो हमसे थोड़ा सा ही पीछे है, श्रीलंका भी हमसे थोड़ा सा ही पीछे है। तो आप ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। 295 हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान है 93, 295 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और ये बेसिकली आपको एक मतलब नंबर देता है आपको 0 से लेकर 100 तक। तो अगर आपका नंबर इसमें 0 आया है तो मतलब आप हाईली करप्ट हैं और अगर आपका नंबर 100 मिला है तो मतलब आप बहुत ही साफ़ सुथरा देश हैं। तो इंडिया को जो स्कोर मिला है वो मिला 39 और इंडिया की जो रैंक है वो है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में कि कितना आपके देश में भ्रष्टाचार है। अगर इसमें हम बात करें कि टॉप पे कौन से देश हैं तो पहले पे है डेनमार्क, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड। चाइना जो है वो 76वें नंबर पे है, नेपाल 108वें, श्रीलंका 115वें, पाकिस्तान 133वें, बांग्लादेश 149वें और सोमालिया सबसे लास्ट में 180 नंबर पे। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आगे देखते हैं 296 हाल ही में जारी की गई वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये इंडेक्स है, HDI रिपोर्ट इसको कहा जाता है। तो इसमें जो इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग है वह है 134, 296 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ये इंडिया का स्कोर है। पिछले बार इंडिया था 135 पे, इस बार रहा 134 पे।
टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड। अब इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब इसको डिवाइस और लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा जिनका नाम था महबूब उल हक, और ये किया गया था 1990 में। अब इसको किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? 4 इंडिकेटर्स पे किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे का जिंदा रहने का क्या संभावना है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है ना। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है। इस तरीके से ये चारों इंडिकेटर्स पे ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चाइना 75वें नंबर पे, श्रीलंका 78 पे, भूटान 125 जो कि इंडिया से अच्छे रैंक पे है ना, क्योंकि इंडिया का तो 134 है। बांग्लादेश 129वें पे है, नेपाल 146, पाकिस्तान 164। अगर नीचे के सबसे 3 देशों की बात करें बॉटम पे, तो सोमालिया है सबसे लास्ट पे, उसके बाद साउथ सूडान और फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आगे देखते हैं 297। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 85th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बेसिकली आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है ये बताता है। तो इसमें 6 देश जो हैं वो ज्वाइंट रूप से टॉप पोजीशन पे रहे हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। मतलब इन 6 देशों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल है। तो 227 डेस्टिनेशंस पे जिस पे सर्वे किया गया उसमें 194 कंट्रीज़ पे ये लोग विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 5 स्थान नीचे घट गया और इंडिया जो है 62 स्थानों पे बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो मंथली अपडेट होता रहता है। 298। हाल ही में जारी हुई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? मतलब कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 39th। 298 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस इसमें टॉप पे रहा और इंडिया टॉप परफॉर्मर रहा साउथ एशिया के देशों में, और लोअर मिडिल इनकम नेशंस में जो है इंडिया टॉप पे रहा। अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पे कौन कौन रहा? यूएस तो टॉप पे रहा, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इसमें देखने लायक बात यह है कि 2021 में इंडिया 54वें नंबर पे था और अब इंडिया हो गया है 39वें नंबर पे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का अच्छा इम्प्रूवमेंट है। 299। हाल ही में जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 108। 299 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया गया यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये जो इस बार की जो रैंकिंग है इसमें इंडिया को रैंक मिला 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ और इंडिया का स्कोर था 0.437। 2014 में इंडिया इसमें जो रैंक था इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग थी 127 और अभी कितना आ गया 108। मतलब इसमें भी इंडिया काफ़ी सुधार किया है इस रिपोर्ट में। 300वां देखते हैं। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42। 300वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें यूएस टॉप पे है, दूसरे पे यूके और तीसरे पे फ्रांस है। 301 क्वेश्चन नंबर, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंक है 4th। 301वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस रैंकिंग के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स को कहा गया वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, दूसरे पे रहा रसिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे रहा इंडिया। साउथ कोरिया को मिला इसमें 5वां स्थान, पाकिस्तान को मिला 9वां स्थान और भूटान को कहा गया कि ये लीस्ट पावरफुल मतलब कंट्री है। आगे हम लोग इसके बारे में ज़रूर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो हम लोग अभी 10 इंडेक्स के बारे में देखें, उसके अलावा ये जो 5 इंडेक्स है वो इसी महीने ये रिलीज़ हुई है। तो अगर आप लोग ये नहीं देखें तो इसको ज़रूर जाकर देखिए। इसको मैंने पहले के पार्ट्स में कवर कर रखा है। पार्ट या तो फिर पार्ट 4 में होगा या 5 में होगा, तो आप इसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।